गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर था, वो था हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है। तो आज हमारा ये लीनियर इक्वेशन का सबसे लास्ट टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक हम लोग लीनियर इक्वेशन के पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट, जब आप ये वीडियो देखें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। मतलब क्या है, इसमें कोई इक्वेशन दी जाएगी आपको और आपको उसको सॉल्व करके लीनियर फॉर्म में लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मतलब आपको अभी तक लीनियर इक्वेशन दी रहती थी और आप उसको सॉल्व करके आप उसकी वैल्यू निकालते थे, जिसमें एक्स एन या वाई की जिसकी भी हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, उसको आपको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हुआ है x प्लस 1 में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/8। ये अभी आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3। अगर हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन को अगर वो लीनियर इक्वेशन नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें उसको लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएं। उसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो देखिए, इस टाइप जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम करते क्या है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये देखिए, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, इसे कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। इससे क्या होगा, इससे जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में इक्वेशन बन के आएगी वो हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। और फिर हम उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आसानी से x या y जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें, उससे हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 का मल्टीप्लाई किससे मानेंगे, x प्लस 1 में। सबसे पहले इसको आप ऐसे लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है। ये इधर आगे चला गया और जो नीचे साइड वाला है, जो डिनोमिनेटर है इस साइड का, वो उस उधर दूसरी साइड चला जाएगा। तो आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक। हमने क्या किया, कोई भी इक्वेशन लिखी है, हमने देखा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जो 8 है ये चला जाता है न्यूमरेटर में और इधर का डिनोमिनेटर उस साइड चला जाता है। ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना आएगा 8x। फिर प्लस का साइन लगाया तो प्लस का साइन लगाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 कितना है 8 इज इक्वल का साइन लगाया, इसमें इज इक्वल का साइन लगा। आगे देखिए 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2x। क्यों, 3 और ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। इसलिए हम अंदर सभी जितने भी लिखे हुए हैं उनके साथ के किस रिलेशन में रखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ। 3 का मल्टीप्लाई पहले किसके साथ करेंगे, 2x। 3 2 जा 6, मतलब 6x। ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा हुआ है इसलिए प्लस साइन लगा देंगे। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 3 जा 9। ठीक। अब ये देखिए, ये जो हमारी निकल के आई ये है हमारी लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारी बन के आई है लीनियर इक्वेशन, जो अभी आप पहले इसको सॉल्व करते आए हैं। ठीक। अब क्या करें, अब हमें इसमें क्या फाइंड करना होगा, x की वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब वेरिएबल इस LHS साइड भी हो और RHS साइड भी हो तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक। तो यहाँ पर देखिए इधर 8x है, इधर क्या है 6x। तो हम क्या करें, 8x 6x को इधर ले आए। तो देखिए 6x इधर का साइन क्या है, प्लस का। ठीक है। तो जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का। इज इक्वल 9 लिखा, 9 लिख दिया। अब कांस्टेंट एक साइड, इधर कांस्टेंट क्या है, प्लस का 8। जब ये कांस्टेंट उधर जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 8x में अगर आप 6 घटाएं कितना आएगा, 2x। ठीक है। 9 में आप 8 घटाएं कितना आएगा, 1। अब आपको क्या फाइंड करना, x की वैल्यू। तो मैंने पहले बताया है जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो अकेला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x के साथ कौन बैठा है, 2, और किस रिलेशन में x के साथ, मल्टीप्लाई। ठीक है। जब हम 2 को यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में।
ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो सीधा मतलब ये है, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी है, सबसे पहला हमारा काम है उसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना। और लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर साइड में चला जाता है, और इधर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर साइड चला जाता है। ठीक, 8 का मल्टीप्लाई किसमें हो गया x + 1 में, 3 का मल्टीप्लाई किसमें हो गया 2x + 3 में। जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 1/2। यही प्रोसेस आपको ऐसे सारे क्वेश्चन में करने हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। 5x एग्जाम क्वेश्चन है, 5x - 11 3x + 7, 3x + 7 इज इक्वल टू -2, ये दिया हुआ है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था। अब पहले आप ये देखेंगे कि ये कोई इक्वेशन दी हुई है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना होगा। और मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कहें इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन करके 1 लिख सकते हैं। ये हम इसका आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। निशान देख लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई इस पे होगा, और ये निशान देखिए एरो उस तरफ बना हुआ है, इसका मतलब 3x + 7 मिल जाएगा उस तरफ। ठीक, चलिए इस पर लिखते हैं 1 5x - 11 इज इक्वल का साइन लगा, इसलिए इक्वल साइन। ये एरो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मतलब 3x + 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा, इधर, तो -2 × 3x + 7 ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक, अब 1 और ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो हम जितने भी हमारे अंदर लिखे हुए हैं नंबर, उनके साथ हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 1 का मल्टीप्लाई 5x के साथ किया जाए कितना आएगा 5x। अब 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ, -11 के साथ। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये नहीं कि 1 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, नहीं, 1 का मल्टीप्लाई -11 के साथ कितना आएगा -11। ठीक है, इस इक्वल का साइन लगाया, इसलिए इक्वल का साइन लगा दीजिए। अब देखिए इधर -2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 3x का, तो -2 का मल्टीप्लाई देखिए यहाँ क्या क्या बता रहा हूँ, -2 का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करें कितना आएगा, 3 × 2 = 6, 6x आया, और ये माइनस साइन लगा इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा दीजिए। तो जब आप -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करें कितना आएगा, -6x। देखिए, ठीक, अब अगला देखिए, -2 का मल्टीप्लाई के साथ +7 के साथ, तो सही है, या फिर -2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करिए, तो 7 × 2 = 14, कितना आ जाएगा -14। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -14, ये आ गया। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन के आएगी, ये क्या, लीनियर इक्वेशन। अब आप क्या करिए इसको सॉल्व करने के लिए, अब आप सीधा काम करिए, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो देखिए ये 5x लिखा हुआ है, इधर -6x है। अगर हम इस -6x को इस तरफ ले आए तो किसमें चेंज हो जाएगा, +6x में। चलिए 5x, और जब ये -6x इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, +6x में। और इधर क्या है, -14। अब इधर कांस्टेंट क्या है, -11। जब ये उस तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, +11। देखिए -14 हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन जो इधर कांस्टेंट है -11, जब ये उस साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, +11 में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल एक साथ करने हैं, कांस्टेंट एक साथ करने हैं। अब 6x और 5x को जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 11x इज इक्वल टू -14 और 11। मैंने आपको बताया था अगर कोई प्लस का है और दूसरा कोई माइनस का है तो हमेशा सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या है, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हम हमेशा बड़े में से छोटा ही घटाएंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो अगर हम साइन की थोड़ी देर बात ना करें तो 14 और 11 में कौन बड़ा होगा, 14 में जब आप 11 घटाएंगे कितना आएगा, 3। और दूसरा काम मैंने आपको बताया था, बड़े से हमेशा छोटा घटाया जाता है, और दूसरा बड़े का जो साइन है वो आंसर में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे बड़ा कौन है, 14, और 14 का साइन क्या है, माइनस का, तो आंसर में भी माइनस लग जाएगा।
ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, लेकिन यहाँ पे क्या है 11 साथ में बैठा है, वो भी किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के साथ। तो हम क्या करेंगे, जब 11 को हटाएंगे और जब 11 इधर किसमें, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू -3/11, ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। तो सीधा काम, जब आपको ऐसे इक्वेशन दी रहे हैं ऐसे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका देख लीजिए, ऐसे आप एरो लगाएंगे, उससे होगा क्या, आपको ये पता रहेगा कि किसको किधर भेजना है। जैसे 1 का एरो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ। इधर का एरो किधर जा रहा है, ऊपर की साइड, तो 3x + 7 का उस साइड होगा। ठीक है। तो आप उससे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे लिखेंगे, फिर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दूसरा काम क्या है, जो आप पहले से करते आए, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, फिर आप उनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ये है हमारा कि कोई भी क्वेश्चन को लीनियर फॉर्म में लाकर उसको सॉल्व करने का एक तरीका। ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन है ऐसे आएंगे, उसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, और ये आपको तो पता ही है कि जो हमारा चैप्टर है ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी उसमें वेरिएबल 1 वेरिएबल का ही होगा, 2 वेरिएबल उसमें नहीं होंगे, ना उसमें किसी वेरिएबल की 2 डिग्री होगी, ना उसमें किसी वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए, और ना वेरिएबल 2 होने चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7 दिया है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y which satisfies equation y square plus 1 y square minus 1 is equal to 5/4। ठीक। ये हमारा कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, मतलब हमें y की एक पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कि जो भी वैल्यू आए वो माइनस साइन में नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू बोला है यहाँ पे कि मतलब जो y की वैल्यू, हमें y की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाइड इक्वेशन, मतलब हमें y की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जब इस इक्वेशन में रखा जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। सेटिस्फाइड इक्वेशन का मतलब क्या है, जो भी हम y की वैल्यू निकालें और इस इक्वेशन में रखा जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो जाए। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली दिक्कत इसमें क्या है कि हमने आपको बताया था कि ये जो आपका चैप्टर है ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। मतलब इस लीनियर इक्वेशन के इस चैप्टर में जो भी आपको लीनियर इक्वेशन दी होंगी उसमें पहली बात तो एक वेरिएबल होगा। ठीक है। और जो वेरिएबल होगा उसकी डिग्री भी 1 होगी। डिग्री का मतलब पहले आप ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल y है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 2। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लेकिन हमारा चैप्टर हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी एक डिग्री भी होनी चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो क्या, वो ये है कि जो ये हमारा y स्क्वायर है, ये जो हमारा y स्क्वायर है इसको हमें एक डिग्री में चेंज करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करेंगे, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x, मतलब क्या, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो y स्क्वायर है जिसकी डिग्री 2 है, तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल पूरे वेरिएबल को y स्क्वायर को हमने x मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, अब यहाँ पे y स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 1। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये हम डिग्री किसमें, 2 में। यहाँ पर आप y स्क्वायर इज इक्वल टू a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो आप मान सकते हैं, लेकिन आप कोई लेटर ही मानेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने वैसे x माना है,
तो अब देखिए जब हमने वाई स्क्वायर को एक्स मान लिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन, अब हमारी इक्वेशन देखो कैसे लिखी जाएगी, जहां जहां वाई स्क्वायर है वहां क्या लिख दें एक्स, तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर क्या लिखना है एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स लिख दिया और प्लस 1 पहले से है, ठीक। वाई स्क्वायर क्या लिख देंगे एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5 देखिए चेंज हो गया, एक वेरिएबल है वो भी क्या नाम है उसका एक्स और उसकी एक ही डिग्री है, ठीक। अब दूसरा काम क्या है, इसमें आपको वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो अब आपका दूसरा काम ये है कि आप इसको पहले क्या इसमें चेंज करें लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि ये जो आप इक्वेशन लिखी है अभी लीनियर इक्वेशन में नहीं है। तो मैंने अभी आपको पिछला तरीका बताया, जब ऐसे इक्वेशन आए तो आप कुछ ना करिए, उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, एरो बहुत ध्यान से लगाएंगे, ठीक। 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ, ये तरीका है, ठीक। फिर इज इक्वल का साइन लगा, इज इक्वल का साइन लगा दिए, ये x माइनस 1 कहाँ जाएगा, एरो देखिए ये ऊपर की तरफ, मतलब साइन 5x माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 4 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 4x, 4 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ प्लस का 4 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ कितना आएगा माइनस का 5। अब आप अगला काम क्या करते थे, अपना वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका, मैंने आपको जब लीनियर इक्वेशन, जब मैंने पहली बार इक्वेशन सॉल्व करना आपको बताया था तब मैंने आपको ये कहा था कि आप जो भी इक्वेशन सॉल्व करें, जब आप उसका जब किसी कांस्टेंट को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं, ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि उस इक्वेशन जब इधर जब उस नंबर या उस लेटर को वेरिएबल को उस साइड ले जाएं तो माइनस साइन कम से कम आए, क्योंकि होता क्या है आप लोग माइनस साइन लगाने में अगर भूल हो गई तो हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, ठीक। यही तरीका हमें यहाँ पे देखना है, वो क्या, अगर हम मान लीजिए 5x को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस 5x में आ जाएगा, और 4x, जब आप 4x और माइनस 5x को घटाएंगे कितना आंसर आएगा माइनस x, x माइनस आ जाएगा। लेकिन अगर हम 4x को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x, क्या हो जाएगा 5x माइनस 4x, और जब 5x और 4x घटाएंगे कितना आएगा x, क्योंकि बड़ा कौन है 5x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 4x को उधर ले जाएंगे, ठीक है। सही दोनों है, लेकिन आप ये देखना है कि माइनस साइन कम से कम आए, ताकि आप माइनस साइन अगर कोई भूल करें तो उससे पूरा क्वेश्चन ना गलत हो पाए। तो हम क्या करेंगे 4x को उस तरफ ले जाएंगे, 4x किसके है, किसमें अभी प्लस में, उस तरफ जाएगा किसमें चल जाएगा माइनस में, ठीक है। और ये देखिए इधर कांस्टेंट क्या माइनस 5, इधर लेके आए किसमें ले जाएगा प्लस 5 में, तो इधर हो जाएगा 4 प्लस 5, इधर 5x, और ये जो 4x प्लस में था जब उस तरफ जाएगा किसमें चल जाएगा माइनस में, ठीक है। ये बढ़िया इक्वेशन देखिए, माइनस 5 इस तरफ आया किसमें चल जाएगा प्लस 5 में, 4x उधर गया तो किसमें जाएगा माइनस में, ठीक है। अब 5 4 9, 5x में अगर 4x घटाएं कितना आएगा x, मतलब क्या यहाँ पर जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी निकली 9। अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन ने कहा था कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, मतलब y की ऐसी वैल्यू आप फाइंड करें कि जब उसको इस इक्वेशन में रखा जाए तो वो सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब जहां पर हमने जो लेट किया था वहां चलते हैं, हमने क्या लेट किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y स्क्वायर, दोनों चीजें की है। अगर हम कहें y स्क्वायर इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू y स्क्वायर, दोनों चीजें की है नहीं, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना निकला 9, लेकिन हमने जब लेट किया था क्या लेट किया था कि x इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये लेट किया था। अब x की वैल्यू कितनी निकल आई 9, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमने लेट किया था कि ऐसे सीधा करके लिखते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको सीधा करते हैं। हमने क्या लेट किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये लेट किया, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी 9,
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख देंगे 9, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन में आपको कहा गया y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर। अब आपने क्लास 7 में रूट लेना सीखा होगा, तो क्या होता है जब वाई स्क्वायर से वाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 9, वाई इज इक्वल टू रूट 9, और वाई का रूट 9 जब निकालेंगे कितना आएगा 3, मतलब वाई की वैल्यू कितनी निकली 3, ठीक है। अब ये जो हमारी वैल्यू निकली है, अगर हम इसको इसमें रखते हैं तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। कहें तो आप इसको हम इसको सेटिस्फाई करके दिखा देते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर इसको हम लोग वैल्यू करके देखते हैं कि ये वैल्यू सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, मतलब y की हमें एक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई का मतलब ये है कि जब उस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखी जाए तो LHS इज इक्वल टू RHS आए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये देखा है कि यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा है, और हमने चैप्टर में पढ़ा है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है y, लेकिन y की जो डिग्री है वो क्या है 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वाई स्क्वायर को कुछ मान लेंगे। कुछ मानने का मतलब है आप कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने x मान लिया है, तो जब हमने x माना तब इक्वेशन कैसी हो जाएगी, जहाँ जहाँ हमने वाई स्क्वायर माना, वाई स्क्वायर लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे x, तो वाई स्क्वायर लिखा था, यहाँ क्या होगा x प्लस 1, ये x माइनस 1 हो गया, और वैसे ही हमने पूरी इक्वेशन उतार दी। और फिर आपको इक्वेशन सॉल्व करने के इक्वेशन कोई लिखी है, तो पहला काम क्या करेंगे आप, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम ऐसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया तो 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 के साथ हो गया। फिर जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी निकली 9, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसको हमने ऐसे लिख दिया उठा के। अब यहाँ x की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी है 9, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक। अब क्वेश्चन में हमने ये देखा, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जब वाई स्क्वायर से y में चेंज करेंगे तो किसमें चेंज आता है, रूट में। y इज इक्वल टू रूट 9, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये है हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो हमने y की वैल्यू निकाली है, जब इसको इस इक्वेशन में रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। हमने y की वैल्यू कितनी निकाली 3, और इक्वेशन क्या है हमारी ये। देखिए y की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। y की जगह 3 रखेंगे कितना आएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5.4। अब आप कहें यहाँ पे स्क्वायर कैसे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की जगह रखा हमने 3 और ऊपर क्या लगा स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर आ गया, ठीक। 3 का स्क्वायर क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा, वैसे आपका ये अगला चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर सॉल्व करना बता देता हूँ। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसकी पावर का 2 होना। पावर मतलब उसकी कोई भी नंबर है उसकी पावर कितनी होगी 2, स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 स्क्वायर लिखा है, आप एक काम याद रखिए, जिसकी पावर जितनी लिखी हो उसका मल्टीप्लाई उतनी बार कर देते हैं। जिसकी पावर जितनी भी लिखी हो उसका मल्टीप्लाई उतनी बार कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 की पावर कितनी लिखी है 2, तो इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर दें 2 बार। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 9, ठीक। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 5.4, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हटा देते हैं हम लोग। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 1 कितना होता है 10, ठीक। 9 माइनस 1 कितना होता है 8, और इज इक्वल टू क्या लिखा है 5.4। अब ये हमारा बन के आया, लेकिन अब आप कहेंगे ये इक्वल है नहीं, हम कहेंगे इक्वल है। कैसे, ये कट रहे हैं किससे 2 से, इसको आप क्या कर दिए रेड्यूस। जब आप रेड्यूस करेंगे तो 2 से जब करेंगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो मतलब क्या, ये देखिए आंसर आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई।
5, इसको हटा देते हैं अपना पार्ट। तो देखिए क्या आ गया हमारा 5/4 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो ये क्या है, जब हमने y की वैल्यू 3 ले रखी इस इक्वेशन में, तो ये देखिए सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। LHS भी हमारा 5/4 है और RHS भी हमारा 5/4 है। तो ये था हमारा कि कैसे हम वैल्यू को निकालें और किस तरीके से वो सेटिस्फाई होती है, ये मैंने आपको करके बता दिया। लेकिन आपको कॉपी में सिर्फ वैल्यू निकालनी है, ये सेटिस्फाई करके नहीं दिखाना है। ये मैंने आपको दिखाया है कि आप कैसे जानेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ये कैसे इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, ये कैसे बताया जाएगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो थोड़ा सा अलग तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये देखिए। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन and Gopal are in the ratio 4:5. 8 years from now, the ratio of their ages will be 5:6. Find their present age. ये है हमारा कोई क्वेश्चन। ठीक, अभी क्वेश्चन क्या लिखा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब पहले आप क्वेश्चन समझिए। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड गोपाल। यहाँ पर हमने किन्हीं दो व्यक्तियों की बात करी है, जिसका एक का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है गोपाल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट एज मोहन और गोपाल की जो प्रेजेंट एज है उसका जब हमने रेशियो निकाला। ठीक है, तो मोहन और गोपाल का जब हमने रेशियो निकाला तो कितना निकला, 4:5। ठीक है, 8 years फ्रॉम, 8 साल बाद, मतलब वहां से 8 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो होता है, मतलब मोहन और गोपाल का कितना हो जाता है, 5:6। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। फिर से एक बार उसको समझ लीजिए। यहाँ पर हमने किन्हीं दो व्यक्तियों की बात करी है, जिनका नाम है मोहन और गोपाल। मोहन और गोपाल की जब हम एज का रेशियो निकालते हैं तो आता है 4:5। उनकी एज का रेशियो कितना आता है, 4:5। फिर 8 साल बाद जब उनकी एज का रेशियो निकाला जाता है तब निकलता है 5:6। तो 8 साल बाद उनकी एज जो होगी वो कितनी होगी, ये आपको बताना। ठीक, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब उनकी एज, प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ मोहन, देखिएगा प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। अब ये देखिए, ये रेशियो क्या लिखा है, 4:5। इसमें जो देखिए, अब नाम में देखिए, सबसे पहला नाम किसका है, मोहन का, बाद में नाम किसका है, गोपाल का। तो पहले अब ये जो रेशियो लिखा है तो 4 पहले आया, 4 किसका होगा, मोहन का, 5 किसका होगा, गोपाल का। ठीक है, एज ऑफ मोहन कितना हो जाएगा, 4x ईयर्स। ठीक, फिर प्रेजेंट एज ऑफ गोपाल कितना था, 5। गोपाल बाद में आया, गोपाल कितनी होगी, 5x ईयर्स। हो गया ना। अब
8 ईयर्स फ्रॉम, वहां से 8 साल बाद। तो यहां लिखोगे आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर अब जो हम बात कर रहे हैं वो 8 साल बाद ही कर रहे हैं, मतलब उनकी जो अभी एज होगी अब उनमें 8 साल जुड़ चुके होंगे, ठीक है। तो पहले उनकी एज अभी क्या है 4x ईयर्स, और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 4x + 8 ईयर्स। तो किसकी हो जाएगी मोहन की, ठीक है। अब गोपाल की देखते हैं, गोपाल कितनी हो जाएगी, गोपाल की अभी क्या है 5x ईयर, और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x + 8 ईयर्स, ठीक है। ये उनकी 8 साल बाद की एज है। 8 साल बाद मोहन कितने हो जाएगा 4x + 8 ईयर्स का, और गोपाल कितने एज का हो जाएगा 5x + 8 ईयर्स का, ठीक है। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जब वो 8 साल बाद जब उनकी एज होती है, जब उनका जब रेशियो निकाला जाता है, उनकी एज का जब हम रेशियो निकालते हैं कितना निकलता है 5:6। तो अब उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, अभी उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। तो हम करेंगे क्या, पहली बात तो आप एक बात समझिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। P/Q का मतलब इसमें न्यूमरेटर कितना है हमारा P और डिनोमिनेटर क्या है Q। ये हम इस रेशनल नंबर कैसे लिखा जाता है P/Q के फॉर्म में। अब आगे हमारा क्या है, अब आप ये देखिए यहाँ पर मोहन और गोपाल की ये जो हमने एज निकाली है ये 8 साल बाद की निकाली है, और क्वेश्चन ने दिया है कि जब 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो देखा जाता है कितना आता है 5:6। तो मतलब क्या है मोहन और गोपाल का जब रेशियो निकाला गया है कितना 8 साल बाद, तो 8 साल बाद की एज कितनी है 4x + 8। रेशियो हमेशा 2 या 3 चीजों निकलता है, तो यहाँ पर 2 चीजों निकला हुआ है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये आप रेशियो पढ़ा होगा 8 साल बाद जब मोहन और गोपाल की एज का रेशियो निकाला गया कितने निकली 5:6। ये हमारी इक्वेशन बन के आई, ये हमारे क्या बन के आई 8 साल बाद की इक्वेशन, कि 8 साल बाद जब उनकी एज का रेशियो निकाला जाता है कितना निकलता है 5:6, और रेशियो को ऐसे लिखा जाता है 5/6 का, ऐसे लिखा जाता है रेशियो को, ठीक। अब आपको क्या करना है, सिंपल जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं आपको ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन चेंज करेंगे, तो इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे आपने सॉल्व किया तो 6 का मल्टीप्लाई 4x + 8 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 5x + 8 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24x + का 48 = यहाँ कितना था 5, हाँ यहाँ 5 था, इधर हो जाएगा 25x और प्लस का 40 हो गया ये। अब कांस्टेंट एक साथ कर लीजिए, वेरिएबल एक साथ कर लीजिए, तो 48 - का 40 = 25x - का 24x। देखिए 24x को किधर ले जाए उस तरफ हो गया -24, ये प्लस का 40 इस तरफ आए इसमें चले गया -40। 48 में जब आप 40 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 25x में जब आप 24x घटाएंगे कितना आएगा x। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये आपने निकाल लिया 8। अब आगे सिर्फ 2 लाइन का आंसर बचा है, आंसर निकालने की सिर्फ 2 लाइन है। पहले आप इस क्वेश्चन को फिर समझ लीजिए। प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड गोपाल आर इन द रेशियो 4:5। जब हम मोहन और गोपाल की एज का रेशियो निकाल रहे हैं तो उनका एज का रेशियो आता है 4:5, ठीक। फिर 8 साल बाद वहाँ से जब हम वहाँ का फिर रेशियो निकालते हैं तब आता है 5:6। तो हमें फाइंड करना है उनकी प्रेजेंट एज, मतलब वर्तमान एज कितनी होगी। तो हमें प्रेजेंट एज का रेशियो कितना दे रखा था 4:5। पहले क्या नाम लिखा है मोहन, तो ये 4 होगा किसका होगा मोहन का,
तो मोहन का हमने मान लिया 4x ईयर्स, ठीक। तो गोपाल कितनी हो जाएगी 5x ईयर्स। अब क्वेश्चन ने कह रहा है 8 साल बाद, अब 8 साल बाद आते हैं, आफ्टर 8 ईयर्स 8 साल बाद मोहन कितनी हो जाएगी, अभी मोहन की है 4x, तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा 4x प्लस 8, उसी में 8 साल जुड़ जाएंगे। तो गोपाल की अभी है 5x ईयर्स और 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 5x प्लस 8 ईयर्स। फिर 8 साल बाद जब इस एज का रेशियो निकाला जाता है तो कितना निकलता है 5:6। ये देखिए 5:6, तो 5:6 को हम इस तरह लिखते हैं। ये हमारी एक तरीके से बन गई इक्वेशन। ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व कर डालिए जिस तरीके से मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना बताया उस तरीके से मैंने सॉल्व किया। तो x की वैल्यू कितनी निकली 8, ठीक। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो अभी उनकी एज कितनी होगी ये बताना है आपको, ठीक। तो हमने प्रेजेंट एज मानी थी ना, क्या, मोहन की 4x और गोपाल की 5x। तो हम क्या करें, ये जो x की वैल्यू 8 निकली है ये मोहन में यहाँ पे x रखेंगे, गोपाल में यहाँ पे रखेंगे। तो इससे क्या होगा, मोहन और गोपाल की प्रेजेंट एज निकल आएगी। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी निकली 8 ईयर्स। तो अब यहाँ आप लिखेंगे प्रेजेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बाद यहाँ से चालू होगा। प्रेजेंट एज कितना था 4x ईयर। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 8, तो 4 × 8 कितना आ गया 32 ईयर्स, ये, ठीक। अब आप गोपाल के लिए किसका था, मोहन का, मोहन। अब आते हैं हम गोपाल में। गोपाल की अभी कितनी है 5x ईयर्स, ठीक। x की वैल्यू कितनी निकाली है 8, कितना हो जाएगा 5 × 8 = 40 ईयर्स। ये आ गई आपकी मोहन और गोपाल की प्रेजेंट एज। वर्तमान आयु उनकी, मोहन की होगी 32 ईयर्स एंड गोपाल की एज होगी 40 ईयर्स। ऐसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ऐसे ही आप भी करेंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कि किसका रेशियो दिया हुआ था। क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि हमें मोहन और गोपाल की एज का रेशियो दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, मोहन और गोपाल की एज को इस तरीके मान लिया। फिर हमसे कहा गया 8 ईयर्स फ्रॉम, यहाँ से 8 साल बाद जब उनकी एज का फिर से रेशियो निकाला गया, कितना निकला 5:6। तो हमने क्या माना था, जो हमारी अभी प्रेजेंट एज है उसमें जब 8 साल बाद निकालेंगे, 8 साल बाद मतलब जैसे अभी मान लीजिए कि हमारी एज है 15 ईयर्स, ठीक है। और हम आपसे कहें कि 8 साल बाद हमारी आयु कितनी होगी, तो 15 + 8 आप कर देंगे तो कितनी आएगी 23। वैसे ही यहाँ पर अभी मोहन कितने साल का है 4x ईयर्स का, वो 8 साल बाद कितने ईयर्स का हो जाएगा 4x + 8 का, और गोपाल 5x + 8 का। और फिर जब इनका रेशियो निकाला जाता है, रेशियो मतलब मोहन अपॉन गोपाल की एज का जब रेशियो निकाला गया तो कितना निकला 5:6। ये रहा मोहन, ये अपॉन रहा गोपाल, और इनके एज का रेशियो कितना निकला 5:6। रेशियो को इस तरीके से लिखा था 5/6। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी जब वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू कितनी निकली 8। और अब लास्ट में इसी क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड गोपाल की फाइंड करना है। तो प्रेजेंट एज हमने कितनी मानी है मोहन की 4x ईयर, 4x ईयर्स लिखा। x वैल्यू कितनी है 8, 4 × 8 = कितना आ गया 32 ईयर्स। ऐसे गोपाल की 5x ईयर्स था, तो 5 × 8 = कितना आ गया 40 ईयर्स। ये हमारी निकली प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड गोपाल, ठीक है। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 2.5 का, और शायद हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी हम लोग देखते हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताया, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The denominator of a rational number is greater than
is greater than its numerator by 4. Its numerator by 4. If numerator is increased by, if numerator is increased by 11 and denominator is decreased by 1, find the the new number becomes the new number becomes 7/3. Find original number. ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप सबसे पहले ही देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर। पहले इस मतलब समझिए, कोई रेशनल नंबर लिखा है, उसका डिनोमिनेटर आपको पता है रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है। रेशनल नंबर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक। तो रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4। अब पहले आप इतनी लाइन का मतलब समझिए कि रेशनल नंबर का जो कोई मान लीजिए कोई रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 नंबर ग्रेटर है। मतलब कोई रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 4 अंक बड़ा है, मतलब 4 डिजिट ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इफ अब यहाँ से ले अब अगली लाइन स्टार्ट करते हैं। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 11। इफ मतलब अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंक्रीज मतलब क्या, बढ़ाना। अगर न्यूमरेटर में अगर हम लोग 11 ऐड कर दें, ऐड करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। अगर न्यूमरेटर को 11 नंबर इंक्रीज कर दिया जाए, मतलब उसमें 11 जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए। डिक्रीज मतलब क्या होता है, कम करना। इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, डिक्रीज मतलब कम करना, ठीक। फिर से समझिए, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 11, अगर न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दिया जाए, 11 ऐड कर दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर में 1 घटा दिया जाए, द न्यू नंबर बिकम 7/3। जब हम ऐसा करते हैं तो जो नंबर निकल के आता है वो कितना आता है, 7/3। तो फाइंड ओरिजिनल नंबर, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। फिर समझ लीजिए, कोई रेशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर अपने न्यूमरेटर से 4 अंक बड़ा है, ठीक। फिर अगर न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दिया जाता है, 11 ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 घटा देते हैं, तो जो नंबर निकल के आता है वो क्या आता है, 7/3। तो अब हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको जब लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था, वर्ड प्रॉब्लम, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें जो हमें फाइंड करना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x, जिसकी वजह से सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती चली जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहली लाइन में जब पढ़ते हैं, कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4। मैं डिनोमिनेटर 4 अंक बड़ा है किससे, न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे करेंगे, मानेंगे लेट न्यूमरेटर इज कितना, x। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को क्या मान लिया, x, ठीक। अब पहली कंडीशन देखते हैं, अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, कितना कहा गया, डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है वो अपने न्यूमरेटर से 4 अंक बड़ा है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या है, 4 अंक बड़ा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा, x+4। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 अंक बड़ा है, हो गया। अब आगे देखिए, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय, अब अगली कंडीशन है,
अब अगले में क्या रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दें, अगर हम न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दें, यहाँ पे लिखिए ओरिजिनल, हमसे लास्ट में ओरिजिनल पूछा गया ना, ओरिजिनल न्यूमरेटर है ओरिजिनल डिनोमिनेटर। इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 11, अगर हम लोग न्यूमरेटर में क्या कर दें 11 ऐड कर दें, अभी हमारा न्यूमरेटर क्या है x, तो जब इंक्रीज किया जाता है तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, कितना इंक्रीज किया जाएगा 11, 11 इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो क्या हो जाएगा x प्लस 11, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा कितना होता है, डिक्रीज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे आप लोग न्यूमरेटर लिख लीजिएगा, मतलब इंक्रीज न्यूमरेटर x प्लस 11। अब डिनोमिनेटर में 1 घटाया जाता है, ठीक, डिनोमिनेटर हमारा कितना है x प्लस 4, x प्लस 4 में क्या करा जा रहा है 1 घटाया जा रहा है, मतलब -1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा x प्लस 3। तो जब हमने क्या किया न्यूमरेटर में 11 ऐड करा, तो हमारा जो नया न्यूमरेटर आएगा वो कितना होगा x प्लस 11, ठीक। और फिर कहा जा रहा है डिनोमिनेटर में घटाया जा रहा है, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना था x प्लस 4, उसमें हम क्या कर रहे हैं 1 घटा रहे हैं, तो कितना निकला हमारा डिनोमिनेटर x प्लस 3। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो रेशनल नंबर निकल के आता है वो कितना आता है 7/3। और आपको पता है कि रेशनल नंबर हमेशा कैसे लिखे जाते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब p/2 के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इस रेशनल जो भी रेशनल नंबर हमारा आया है, ये जो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालने हैं, इसको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके लिखेंगे। न्यूमरेटर कितना है x प्लस 11, ठीक, अपॉन में कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर कितना दिया x प्लस 3, ठीक। जब हम ऐसा करते हैं तो जो नया नंबर कितना निकल के आता है 7/3, तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 7/3। ये हमने क्या किया, जब हमने इंक्रीज किया तब न्यूमरेटर आया, ये वाला जब हमने 1 डिक्रीज किया तब आया, ठीक। और जब हम ऐसा करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है जब आप ऐसा करेंगे तो जो नया नंबर आएगा निकल कर वो कितना आएगा 7/3। अब आपको इसकी हेल्प से ओरिजिनल नंबर पता करते हैं, तो आप क्या करें इसको सॉल्व कर लें, और इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 11 में, और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। और सॉल्व करिए 3x प्लस का 33 इज इक्वल टू 7x प्लस का 21। अब कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड, तो 33 माइनस का 21 इज इक्वल टू 7x माइनस का 3x। हमने क्या किया इस वेरिएबल को सिर्फ ले गए, इस कांस्टेंट में सिर्फ आए, तो आप जब घटाएंगे कितना आएगा 12, इधर घटाएंगे कितना आएगा 4x, ठीक। अब हम इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन को जब इधर लेके आए हम, कितना आएगा 12 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12/4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। मतलब जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी 3। अब हमसे कहा गया कि ओरिजिनल नंबर फाइंड करिए। अब ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर ओरिजिनल हमने क्या माना था x, न्यूमरेटर हमारा कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 3, क्योंकि न्यूमरेटर क्या था x, और x की वैल्यू कितनी निकाली है 3, न्यूमरेटर हमारा कितना हो गया 3। अब डिनोमिनेटर पूछ रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए क्या ओरिजिनल x प्लस 4, तो डिनोमिनेटर है कितना x प्लस 4, मतलब x से हम कितना रखते हैं 3, तो 3 प्लस 4 कितना होता है 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। मतलब हमारा न्यूमरेटर निकला 3 और डिनोमिनेटर निकला क्या 7, ठीक। अब आपको ओरिजिनल नंबर मतलब आपको यहाँ पे ओरिजिनल रेशनल नंबर फाइंड करना है, और रेशनल नंबर में क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमारा ओरिजिनल न्यूमरेटर कितना निकला 3 और ओरिजिनल डिनोमिनेटर कितना निकला 7। तो आप क्या करें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दें, तो मतलब 3/7
ये आपका था आंसर, ये आपका ओरिजिनल रेशनल नंबर है। एक बार आप और समझ लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था कि डिनोमिनेटर हमारे न्यूमरेटर से 4 अंक बड़ा है, तो हमने क्या किया, ओरिजिनल न्यूमरेटर को x माना। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है, वो जो क्वेश्चन ने कहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 अंक बड़ा है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। फिर क्वेश्चन कह रहा है जब हम न्यूमरेटर में 11 ऐड करते हैं, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 11 ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में 1 घटा रहे हैं। डिनोमिनेटर कितना था हमारा x+4, उसमें हमने 1 घटा दिया, ये लिखिए n-1, तो कितना है x+3। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो नया नंबर आता है वो कैसा आता है 7/3। तो आप क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे करके लिखेंगे, और इज इक्वल टू कितना आएगा 7/3। जब आप इसको बाकी जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा x=3। फिर आपको क्वेश्चन कह रहा है ओरिजिनल नंबर फाइंड करिए। ओरिजिनल नंबर का मतलब रेशनल नंबर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो x हमने ओरिजिनल क्या माना था, x वैल्यू कितनी हो गई 3, मतलब न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया। डिनोमिनेटर हमने मारा था ओरिजिनल x+4, x+4 लिखा, x वैल्यू कितनी आ रही 3, तो 3 + 4 7, मतलब ओरिजिनल न्यूमरेटर आया 3 और ओरिजिनल डिनोमिनेटर आया 7। अब यहाँ पर हमें ओरिजिनल रेशनल नंबर पता करने के लिए कह रहा है, तो रेशनल नंबर को हम लोग किस में लिखते हैं, p/q के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। तो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है 7, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया। ये है हमारा ओरिजिनल रेशनल नंबर या ओरिजिनल नंबर। ठीक, ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आज से हमारा लेसन नंबर 2 मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आज से ख़त्म होता है। अब आप क्या करें, सारे क्वेश्चन को जो मैंने स्टेप बताए इनको याद रखें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और जल्दी हमारा जो अगला चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, वो हम 2 या 3 दिन बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करें, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इसमें जो भी आपको कोई दिक्कत हो आप हमसे पूछें। थैंक यू मोर थैंक।